हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th है जी, सब्जेक्ट बॉटनी। आई होप आप जानते होंगे बॉटनी को हिंदी में कृषि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आइए आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चने में आई होप आप देख सकते हैं यह हमारे सभी क्वेश्चन निश्चित उत्तर हैं जो 1 नंबर में आते हैं। आइए देखते हैं कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप आप देख सकते हैं चने में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। आपको बताना है चने में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। इसका आंसर हमने नीचे लिखा है आसान तरीके से। आइए आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जो चने में अंकुरण पाया जाता है वो अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। ये आपसे निश्चित उत्तरी में 1 नंबर में पूछा जाएगा, चने में कौन सा अंकुरण पाया जाता है। तो आपको बताना है चने में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अब आप जान गए। अगर पूछे अधोभूमिक अंकुरण क्या है तो आप बता देना। अधोभूमिक अंकुरण बीज पत्रों परिक में वृद्धि करके प्रांकुर भूमि के ऊपर आ जाता है तथा बीज पत्र भूमि के अंदर रह जाता है। ऐसा अंकुरण अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया अधोभूमिक अंकुरण क्या है। आइए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ अधोभूमिक अंकुरण क्या है। तो अधोभूमिक अंकुरण बीज पत्रों परिक में वृद्धि करके प्रांकुर भूमि के ऊपर आ जाता है और बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है। ऐसे अंकुरण को अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। आई होप आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान, इनको कहीं कहीं अल्टमेन भी लिख देते हैं। अगर बात करें कब की थी अल्टमेन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो 1886 में 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने 1886 ईस्वी में की थी। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया याद करना चाहते तो याद कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं इस पे भी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस पे भी वीडियो स्पेशल बना दूंगा। अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमान मैंने 1886 ईस्वी में की थी। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए का मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। आपको बताना है डीएनए का मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। अगर डीएनए का पूरा नाम तो आपको पता होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आइए देखते हैं डीएनए का जो सर्वप्रथम मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने, ये दो वैज्ञानिक हैं जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप आप देख सकते हैं यहाँ कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 में, यानी कि तो 100% इसके चांस है। आइए देखते हैं राइबोसोम्स। आप जानते होंगे राइबोसोम्स की खोज किसने की थी। तो हमने यह क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ताकि आपको पता चले कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राइबोसोम की खोज अगर बात करें किसने की थी, तो पैलेडे ने की थी। अगर बात करें कब की थी, तो 1955 में। 1955 में पैलेडे ने राइबोसोम्स की खोज की थी। आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उभयफ्लोमी। उभयफ्लोमी संवहन बंडल क्या है। आपको बताना है उभयफ्लोमी संवहन बंडल क्या है। ये सभी क्वेश्चन हमारे निश्चित उत्तरी हैं जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं उभयफ्लोमी क्या है। मैं आप लोगों को पहले बता दूँ उभयफ्लोमी है क्या। उभयफ्लोमी जो जाइलम के आपने जाइलम पेड़ में जाइलम और फ्लोएम सुना होगा। जाइलम के दोनों फ्लोएम स्थित होता है। बस आपको इतना ही, अगर आप लोग इतना ही लिख देंगे जाइलम फ्लोएम के दोनों ओर स्थित होता है तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। आइए देखते हैं उभय फ्लोएमी संवहन बंडल जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम स्थित होता है। जाइलम दोनों ओर स्थित होता है। अब आपको बताना है उभय फ्लोएमी संवहन बंडल क्या है। तो उभय फ्लोएमी संवहन बंडल में जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम स्थित होता है। बस आपको इतना ही बताना है, जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम स्थित होता है और ये वर्धी होते हैं। बस इतना भी और लिख देना, ये वर्धी होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया आसान तरीके से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जो भी आप क्वेश्चन देखें सभी वरदान साबित होंगे बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो आइए देखते हैं कोशिका में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। आई होप आप जानते होंगे जो कोशिका है, कोशिका में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। जो कोशिका में स्थानांतरण होता है वो एटीपी के द्वारा होता है।
एटीपी के द्वारा, अगर पूछे कोशिका में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है तो आपको बताना है एटीपी के द्वारा कोशिका में स्थानांतरण होता है। अगर एटीपी पूछे तो आपको बताना है एटीपी ऊर्जा, कोशिका में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बस आप एटीपी बता देंगे। अगर एटीपी का पूरा नाम पूछे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कलम का वानस्पतिक नाम है, आप लोग जानते हो कमल, कमल का वानस्पतिक नाम, या आपसे पूछ सकते हैं भारत, भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वानस्पतिक नाम लिखिए, इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी आपको यही लिखना है। तो कमल का या भारत के राष्ट्रीय वानस्पतिक जो पुष्प है उसका नाम क्या है, तो निलंबो न्यूसीफेरा। आपको बस याद रखना है निलंबो न्यूसीफेरा, ये होता है कमल का वानस्पतिक नाम या भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम। आई होप आपको समझ में आ गया। चाहे कमल का पूछे या भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम पूछे, वानस्पति नाम, तो निलंबो न्यूसीफेरा आप बताना है। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।